Everybody, welcome to ICSE Thought Well by Unacademy. I am Kirti Mahendra, your biology educator, and I hope all of you are doing absolutely well. आज के सेशन में हम एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स फ्रॉम क्लास 9. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस हैव अ लुक एट द टू डू टॉपिक्स ऑफ द डे. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, फॉलोड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एंड उसके बाद में हम जानेंगे रेस्पिरेशन एज वेल एज कंबशन के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, एंड रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बीच में क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हम एक एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि आप किसी मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में कोई भी फ्यूल या कोई भी एनर्जी नहीं है. तो ऑब्वियसली कुछ टाइम तक तो आप भाग पाएंगे, बट आफ्टर दैट आप उस इवेंट में सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी एज अ सोर्स चाहिए होता है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए. लाइकवाइज फॉर प्लांट्स, प्लांट का भी हर एक सेल जो होता है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ प्लांट सेल, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसको अमाइनो एसिड्स बनाने हैं जो कि आगे जाके प्रोटीन्स बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, सेल के अंदर बाहर मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है, कम्युनिकेशन होता है सेल के अंदर भी एंड अक्रॉस सेल्स यानी इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, सेल का ग्रोथ है, रिपेयर है, उस सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो ये एनर्जी आती कहां से है? द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इज बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, जिसको हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं. So like all other organisms, plant also require energy for conducting all of their day-to-day activities, and this energy is responsible for building amino acids, which will eventually form your proteins, starch production, now absorbing minerals from the soil, or the making of the cell wall. ओके, तो हाउ इज दिस एनर्जी प्रोड्यूस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इतनी एनर्जी चाहिए जिससे प्लांट अपना सारा काम कर सके, ये बनती किस प्रोसेस से है? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन तो है, बट रेस्पिरेशन में आइडियली क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. नाउ व्हेन ग्लूकोज व्हिच इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोमेरिक शुगर होती है, जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज इन अ प्लांट सेल. अब बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो किस पर्टिकुलर रिएक्शन से हो रहा होता है? जैसे आप फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर खाना बनाना पड़ते हैं थ्रू दी प्लांट्स, उसके भी एक रिएक्शन याद करते हैं. लाइकवाइज रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है ताकि प्लांट को एनर्जी मिले, उसकी भी हमें एक रिएक्शन याद करनी है, जहां पर C6H12O6 व्हिच इज बेसिकली योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो अल्टीमेटली बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and lots of ATP. Now you might think कि मैम ये ATP क्या होता है? This ATP is actually your adenosine triphosphate, which is very very important for your cellular function, because यही कहलाता है आपकी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. यानी आपके सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली हैं, जितने भी फंक्शंस होने वाले हैं, वो सब आपका एटीपी करवाता है. एंड हेंस आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी फर्स्टली, एंड व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल. तो आपको पता होना चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक ऐसा रामबाण है जिससे सारे सेल के काम बहुत ही इजीली एंड स्मूथली हो जाते हैं. लेकिन अब ये रिएक्शन होती कहां पर है? कहां पर आपका ग्लूकोज रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोसेस से ब्रेक डाउन करता है और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो आइडियली स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ एक ओवरव्यू जानना है. समझते हैं कैसे? लेट अस अज्यूम ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर सेल है और इस सेल के अंदर हमारे पास ग्लूकोज आया है. अब ये जो ग्लूकोज होता है ये साइटोप्लाज्म में, फर्स्टली हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस एंटायर पोर्शन इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड द पर्टिकुलर ऑर्गेनल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा स्टूडेंट्स, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होंगे एंड मल्टीपल सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इजी हो जाए, डायग्राम थोड़ा सा क्लियर रहे. राइट तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले आपका ग्लूकोज जो होता है वो पाइरूवेट में टूट जाता है, एंड जिस रिएक्शन से ये टूटता है उस रिएक्शन को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल. अगेन मैं बता देती हूँ, ये इतना इजी नहीं होता जितना सुनने में लग रहा है. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, बट एज ऑफ नाउ वी कैन अंडरस्टैंड साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है बेटा पाइरूवेट में. इसके बाद जो आपका ग्लूकोज होता है इसका ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ से आपका ग्लूकोज जो था स्टूडेंट्स कहाँ पहुंच गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच चुका है, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एज वी नो, जैसे हमने सेल चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है. तो ये पाइरूवेट जैसे ही आपके पहुंचा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज एटीपी,
एंड बहुत सारे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स या एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या लोकेशन होती है आपकी सारी एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस की, रेस्पिरेशन की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज साइटोप्लाज्म, जहां पर आपका ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है पायरुवेट में, एंड एडिशनल रिएक्शंस आपकी कहां पे चलती है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये रिएक्शंस होती है इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं जो इन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और करेक्टली मूव फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं। सो दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन, देयर आर सो मेनी एडिशनल फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी। अब हम एक बार जान लें कि एटीपी और एडीपी की साइकिल कैसी होती है। जो ये एटीपी हम इतनी देर से बोल रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिकॉज ये आपसे 1 मार्क के अंदर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये कैसे इसको कोई पर्टिकुलर सेल यूज करता है, अगर आप यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि इस एटीपी के स्ट्रक्चर में जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, फर्स्ट फॉस्फेट, सेकंड फॉस्फेट एंड थर्ड फॉस्फेट, हेंस द नेम ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मींस 3, मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। जब यहाँ से ये एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, यानी यहाँ पर दिख रहा है आपको -p, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो इवेंचुअली हमारे पास सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर बचता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ से फॉस्फेट चला गया है और 2 फॉस्फेट यहाँ पे बचे हैं, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जो डाई होता है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है 2 को, मतलब यहाँ पर आपके पास 2 ही फॉस्फेट ग्रुप बचे हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख पा रहे हैं 1 एंड 2। क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो चुका है, यानी हम बोलेंगे कि एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है इस प्रोसेस में, एटीपी ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी है, लेटर से वो सेल वॉल बनाने में काम आई है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आई है, एनर्जी जो थी वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आई है, बट काम तो आई है किसी चीज में। अब जब एनर्जी यूज हो गई तो क्या बचता है हमारे पास, एडीबी, जो कि एनर्जी लेस मॉलिक्यूल होता है। इसके पास एनर्जी नहीं होती है स्टूडेंट्स, एनर्जी किसके पास होती है आपकी, एटीपी के पास, विच वी आल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, जब ये एडीपी में बदला इसके पास अब कोई एनर्जी नहीं बची। अब अगर इसको वापस से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनना है तो इसके पास क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप का फिर से एडिशन हो जाता है, प्लस फॉस्फेट हो जाता है, यानी अब ये मॉलिक्यूल वापस से कैसा हो जाएगा, एक और फॉस्फेट को अपने साथ कैरी कर लेगा, अपने पीठ पे बिठा लेगा। अब क्या बन गया वापस से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब वापस से एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसाइज हो चुका है। तो ये आपकी जो साइकिल होती है सेल के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करती रहती है, जहां पर पहले एटीपी होता है, लेटर से जैसे आपका फॉस्फेट टूटा, किसी पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज जो थी वो किसी मैकेनिज्म में यूज हुई, उसके बाद बचता है एडीपी, इस एडीपी से वापस से एक फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, बनता है एटीपी, एंड वापस से एटीपी फिर किसी मैकेनिज्म में यूज होगा एंड एडीपी रिलीज होता जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक साइकिल होती है जिसके अंदर ऑन एंड ऑफ एटीपी एंड एडीपी का सिंथेसिस होता रहता है। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, पहला होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, जो हम इस इमेज से काफी अच्छे तरह से समझ पाएंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी की प्रेजेंस में एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक लार्जर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, राइट। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है ना, इसी को हम बोल देते हैं इसलिए कंस्ट्रक्टिव पाथवे या कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेटा बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले इंडिविजुअल मॉलिक्यूल सेपरेटली प्रेजेंट थे, थोड़ी सी एनर्जी इनको लगी और उससे एक बड़ा लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट हो चुका है। तो एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, विच इज वाई इसे कंस्ट्रक्टिव या फिर बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आप देख पा रहे हैं एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स वो कंज्यूम होती है, सो आई कैन राइट एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यहाँ पे एनर्जी जो होती है इस रिएक्शन में देनी पड़ती है, इस रिएक्शन में एनर्जी लगती है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कैटाबॉलिक पाथवे में। कैटाबॉलिक पाथवे में हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो इवेंचुअली कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और साइड बाय साइड एनर्जी भी रिलीज करता है।
यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल जब छोटे हिस्सों में टूटा, पार्टिकल सेपरेट हुए, साथ में एनर्जी भी लिबरेट होती है। तो ऐसे पाथवे को कहा जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पाथवे, यानी यहाँ पर किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई चीज टूट रही है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन पाथवे, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो रहा होता है। अगेन अब अगर आप फिर से देखें तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एनर्जी यहाँ पे लिबरेट हो रही है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज रिलीजिंग एनर्जी। सो आई कैन राइट एनर्जी इज लिबरेटेड और इट इज रिलीज्ड, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर जो लिबरेट हुई है बेटा वो किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर अब आगे यूटिलाइज करी जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए छोटा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी रख दिया है जो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा, और आपको इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक होता है, वेयर एनर्जी इज कंज्यूम्ड और रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज, ये आपको बताना है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका इजीली जो स्टेटमेंट है वो रीड कर सकते हैं, देन यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड एक बार हम डिफरेंसेस देख लेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ओके, एनाबॉलिक प्रोसेस जो होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने के काम में आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है, ग्रोथ रिपेयर के काम आता है, एंड साथ में साथ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे मैकेनिज्म है जहाँ पे आप देखते हैं बेटा कि बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 होता है, वाटर होता है, सब कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, राइट। बात करते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो छोटे हिस्सों में टूट जाता है, तो साथ साथ में एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है, राइट, यानी एनर्जी हमें प्रोवाइड हुई, मिली, जैसे कि रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, इससे क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। अब बात ये आती है प्लांट रेस्पायर कैसे करता है। रेस्पिरेशन में अगर आपने एनर्जी रिएक्शन देखी है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। तो हमारे पास तो एक वेल डेवलप्ड नेजल मैकेनिज्म है, नेजल पैसेज जहां से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बट प्लांट के पास ऐसा कोई नेजल मैकेनिज्म होता ही नहीं है। तो कैसे एनर्जी जो बन रही है उसके लिए ऑक्सीजन अंदर आ पाती है। प्लांट्स के पास बेटा ऑल्दो कोई नेजल पैसेज या नेजल कैविटी नहीं है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स तो होती है। जैसे स्टोमेटा होता है लीव्स के अंदर, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पोर है, जब ये पोर ओपन होता है तो गैस का एक्सचेंज हो सकता है, CO2 अंदर आ सकती है, O2 बाहर जा सकती है, या O2 अंदर आ सकती है और CO2 बाहर जा सकती है। तो स्टोमेटा एक ऐसी ओपनिंग है जो कि गैसियस एक्सचेंज में फैसिलिटेट करती है। लेंटिसल्स होती हैं स्टेम के अंदर, जो कि बेसिकली बार्क के ऊपर पाई जाती है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। रूट का सरफेस जो होता है बेटा, वहां से भी गैस का एक्सचेंज होता है। अब कैसे होता है, रूट्स क्योंकि सॉइल के अंदर होती है, सॉइल के अंदर आपके पास वाटर तो होता है, बट उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है। जब मिट्टी को प्लो किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे सॉइल के अंदर बहुत सारी एयर कैविटी बनती है, एयर कैविटी में एयर यानी ऑक्सीजन जाके डिसॉल्व हो जाती है, बैठ जाती है, वहां से वो धीरे धीरे फिर अंदर मूव करती है डिफ्यूजन के थ्रू इन द रूट, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा है, प्लोइंग और टिलिंग विल क्रिएट टाइनी एयर स्पेसेस इन द सॉइल and thus they will also help the oxygen to enter the roots. Now during the day, due to photosynthesis, leaf will produce oxygen, because photosynthesis में क्या होता है बेटा, प्लांट CO2 को कंज्यूम करता है, O2 को रिलीज करता है। अब वो जो O2 होती है वो प्लांट मैक्सिमम तो रिलीज कर देता है इन्वायरमेंट में, ताकि हम बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रीद इन करें, लेकिन कुछ परसेंट ऑफ O2 वो खुद के लिए भी रख लेता है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली भाई उसको खुद का ध्यान भी तो यहाँ पे रखना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन यहाँ पर दो पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स को होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक छोटा सा आपको ट्रिक दे देती हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एयर आ रहा है ना, एयर को आप ऐसे याद रखें एयर से। अब एयर यानी ऐसा मैकेनिज्म जहां पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो मैकेनिज्म है जहां पर आपका रेस्पिरेशन यानी एनर्जी का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे आपको भरपूर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, भर भर के ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो ग्लूकोज से कंबाइन करे, साथ में आपकी बहुत सारी एनर्जी बनाए। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओवरऑल यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बने हैं, विच इज एक्सट्रीमली हाई, एंड इससे मल्टीपल रिएक्शंस को फेवर किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, करेक्ट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि एयर की प्रेजेंस में है, या मैं बोल सकती हूँ टिपिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो ग्लूकोज का। ये आपका कीवर्ड है दैट अगर आपको ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन का या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है कि अगर मुझे ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ना है
ताकि मैक्सिमम एनर्जी मिले तो मुझे मैक्सिमम ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और उस मैकेनिज्म को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड टर्म आता है। एंड मतलब होता है एब्सेंस, यानी यहाँ पर कोई चीज एब्सेंट है। तो क्या एब्सेंट है आपके पास? ऑक्सीजन एब्सेंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, मैं इसको लिख भी देती हूँ, दिस इज बेसिकली ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का जो रिएक्शन है बेटा, वो किसी भी ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, जिसको आप ना के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। अब किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? अल्टीमेटली आपका इथेनॉल बन रहा है, C2H5OH इज इथेनॉल, जिसको आप इथाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं कभी कभी, इथाइल एल्कोहल। एंड एज अ बाय प्रोडक्ट आपको एनर्जी मिलती है, बट कितनी एनर्जी मिल रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP, यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन रहे हैं, विच इज वेरी वेरी लेस। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कब बने? जब आपके पास ऑक्सीजन कम थी, जिसके चलते यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज था बेटा, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, यानी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है मतलब यहाँ पे एनर्जी बहुत कम बनेगी। चलिएगा, अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर और स्पेसिफिकली इन दी प्रेजेंस ऑफ जो होता है ऑक्सीजन, आपका ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीडाइज कर जाता है, जिससे आपके पास जो होती है मैक्सिमम एनर्जी बनती है। रेस्पिरेशन कब प्रीसीड करेगा? जब वहां पर ऑक्सीजन होगी, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एरोबिक और ऑक्सीबायोटिक मैकेनिज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स हैं जहां पर कंप्लीटली एयर नहीं पहुंच पाती है, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ग्लूकोज जो होता है बेटा वो इनकम्प्लीटली ब्रेक करता है, यानी कंप्लीटली उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एज अ रिजल्ट क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। एंड सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आपके पास ATP बनते हैं, मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपके पास ATP बनता है। इसे कहा जाता है एनएरोबिक या फिर एनऑक्सीबायोटिक मैकेनिज्म। अब मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स बहुत ही कम समय तक एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अगर लंबे समय तक करेंगे तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से सरवाइव कर जाते हैं, अपनी लाइफ इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हैं, अगेन हम एक बार इसको रीड कर लेंगे। एरोबिक कब होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कंप्लीटली ऑक्सीजन जो होता है आपका ब्रेक करवा देता है ग्लूकोज को, एंड एज अ रिजल्ट CO2 एंड वाटर मिलते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 38 ATP होते हैं, ये आपके लगभग पूरी लाइफ के टाइम होता है। एनारोबिक में कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक होता है, यहाँ पर आपको इथाइल एल्कोहल या मैं बोल सकती हूँ बेसिकली इथेनॉल बनता है CO2 के साथ, एनर्जी बहुत कम है, सिर्फ 2 OTP होते हैं, 2 ATP होते हैं, ठीक है, एंड बहुत कम टाइम तक चल रहा है। इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं हम लोग कि हमें ATP की जगह OTP याद आ जाता है। चलिए, बिकॉज वी आर ट्रांजैक्टिंग द एंटायर डे ना। चलो आ जाते हैं रेस्पिरेशन वर्सेस कंबशन पे। अब अगर मैं बात करूं कंबशन की स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कंबशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर यार एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे कोल बर्न होता है, बर्निंग में क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, CO2 रिलीज होता है, तो हम उसको सिनोनिमस समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि दोनों सेम मैकेनिज्म है, रेस्पिरेशन और कंबशन, दोनों में CO2 जो होती है वो रिलीज होती है, दोनों में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, बट देयर इज वेरी स्लाइट बट मेजर डिफरेंस जो हम यहाँ पे अभी रीड करेंगे। रेस्पिरेशन बेटा सेल्स में होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होगा, बिकॉज यू नो कि जहां पर लाइफ है वहां पे सेल है, मतलब सेल में कोई चीज हो रही है तो लिविंग में हो रही है। बॉडी टेम्परेचर पे होता है, मल्टीपल स्टेप में होता है, एंजाइम चाहिए, बायोकेमिकल मतलब लिविंग बॉडीज में है। बायो का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग, और केमिकल का मतलब होता है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है बट बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। एनर्जी ATP के फॉर्म में बनती है, ठीक है। अब देखिए बर्निंग या कंबशन कोई सेल वाला प्रोसेस नहीं है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तुम कंबशन नहीं करवा सकते हो, ये नॉन लिविंग एरियाज में ही हो सकता है। बहुत हाई टेम्परेचर में चाहिए, जिसे स्पेसिफिकली हम बोलते हैं इग्निशन पॉइंट, जहां पे बर्निंग होती है, उससे पहले नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन में ऐसा कोई तुम्हें हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, वरना लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इतना हाई टेम्परेचर दे दोगे तो, ठीक है। सिंगल स्टेप में होता है, हीट चाहिए होती है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी फिजिकल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लगती है। एनर्जी जो होती है बेटा वो क्या होता है? लाइट और हीट के फॉर्म में होती है। Okay, coming to our last topic, that is the difference or the main understanding between photosynthesis and respiration. फोटोसिंथेसिस हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें प्लांट स्पेसिफिकली खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं, राइट, लाइट एनर्जी को लेके, CO2 वाटर क्लोरोफिल को लेके, अल्टीमेटली उसमें ग्लूकोज बनता है। चलिए एक बार देखते हैं। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, वाटर लगता है, एंड उससे बनता है ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म होता है जिससे आपका फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज इज बेसिकली फूड फॉर दी प्लांट, किस मैकेनिज्म से होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस से होता है, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट लगती है, सिंपली बोला जाए तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन आप देख पा रहे हैं ये होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की। अब इसी को अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलवा दूं तो इसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, यानी इसी का रिवर्स हो जाएगा आपका
रेस्पिरेशन। देखिए बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है और इसकी पूरी एनर्जी को निचोड़ लेती है, इसको पूरी तरह से तोड़ देती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देती है। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपके पास वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड बहुत सारी एनर्जी बनती है अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों प्रोसेसेस ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस का जो डायरेक्शन है जस्ट उसका ऑपोजिट आपका रेस्पिरेशन का डायरेक्शन होता है, यानी दीज आर ऑपोजिट प्रोसेसेस बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बेटा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही आपकी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स होते हैं। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है आपकी फोटोसिंथेसिस से वही इस रेस्पिरेशन की रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, वही इस रेस्पिरेशन की रिएक्शन का रिएक्टेंट है। यानी O2 जब कंबाइन करेगी ग्लूकोज से तो बनेगा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इफ इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए इसके डिफरेंसेस एक बार रीड करेंगे। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, CO2 वाटर चाहिए, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है। गेन जो होता है वेट हो जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज ग्लूकोज बनेगा तो कुछ ना कुछ मास तो बढ़ेगा ही ना। लाइट एनर्जी को बेसिकली केमिकल एनर्जी में स्टोर किया गया, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? केमिकल मॉलिक्यूल है, उसको स्टोर किया गया है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है बनता है तो बेसिकली कैसा प्रोसेस हो गया बेटा? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी मैं बोल सकती हूँ आपका एनाबॉलिक। रेस्पिरेशन पे आ जाइए, लिविंग सेल्स में होता है, सारे टाइम होता है, जरूरी नहीं बेटा जब सनलाइट होगी तभी रेस्पिरेशन होगा, बिकॉज प्लांट को एनर्जी तो हर टाइम पे चाहिए ना। ऑक्सीजन चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, CO2 रिलीज होती है। केमिकल एनर्जी बेटा कुछ तो हीट में जाती है, मतलब थर्मल एनर्जी में चली जाती है, एज वेल एज आपका ATP बनता है। वेट लॉस होगा डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज टूटा है, फूड सोर्स को कंज्यूम किया तो क्या होगा? वेट का थोड़ा सा डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ग्लूकोज जो होता है ब्रोकन हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो डेफिनेटली आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर हम बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज हो जा रही होती है। ठीक है, so that is all for the session today. I hope आपको सेशन अच्छा लगा होगा. If there are any doubts, you can drop it down in the comment section and I will get back to you. Till then, happy learning, stay hydrated, eat well, and I will see you in the next one. Bye bye everybody.